नमस्कार। लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, आपका लीगल लिसनिंग पार्टनर ऑन द गो। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के तहत संपत्ति से जुड़े अपराधों ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर एक बहुत ही गहरी नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको कहीं ना कहीं टच करता है, चोरी से लेकर धोखाधड़ी तक। तो आज हम इसे खोलकर समझेंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि IPC और BNS दोनों में ही ये विषय चैप्टर 17 में ही है। BNS में ये सेक्शन 303 से 334 तक कवर होता है। तो आज का हमारा फोकस रहेगा चोरी मतलब थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती और वो दो कंफ्यूजिंग वाले क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हाँ, इन प्रमुख अपराधों को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सबसे आम अपराध से शुरू करते हैं, थेफ्ट यानी चोरी, सेक्शन 330। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है कि किसी की चीज उठा ली, पर कानूनी तौर पर ये इतना सीधा है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी तौर पर चोरी को साबित करने के लिए 5 मुख्य बातें, 5 इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। 5 इंग्रेडिएंट्स? ओके। हाँ। सबसे पहली और सबसे जरूरी है बेईमानी का इरादा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। मतलब किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का इरादा। मतलब नियत ही सब कुछ है। अगर मेरी नियत बेईमान नहीं है तो वो चोरी नहीं है। एग्जैक्टली। नियत सबसे पहला कदम है। दूसरा इंग्रेडिएंट है कि वो चीज एक मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति होनी चाहिए। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे गहने, फोन, गाड़ी। आप किसी का घर या जमीन चोरी नहीं कर सकते, राइट? बिल्कुल, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी चोरी नहीं हो सकती। तीसरा इंग्रेडिएंट है कि वो संपत्ति किसी के कब्जे यानी पोजेशन से ली गई हो। पोजेशन से, ओनरशिप से नहीं। ये एक जरूरी फर्क है। ये बहुत बड़ा फर्क है। कानून के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो चीज मालिक के ही पास हो। मान लीजिए मैंने अपनी स्कूटी आपको ठीक करने के लिए दी है, अब वो आपके पोजेशन में है। अगर कोई उसे आपकी दुकान से ले जाता है तो वो भी चोरी है, और वो चोरी आपके खिलाफ हुई है, मेरे खिलाफ नहीं। वाह, तो कानून पोजेशन को ओनरशिप से ज्यादा तवज्जो दे रहा है इस मामले में। हाँ, क्योंकि थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन। चौथा इंग्रेडिएंट बहुत साफ है, बिना सहमति के, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन पोजेशन। ठीक है। और पांचवा बड़ा दिलचस्प है, वो है संपत्ति को हटाना, मतलब मूविंग द प्रॉपर्टी। मूव करना मतलब उसे लेके भागना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उस चीज को अपनी जगह से जरा सा हिला देना भी, अगर आपकी नीयत उसे ले जाने की है तो चोरी का अपराध पूरा हो जाता है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, BNS में इसके बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे एक पेड़ जब तक जमीन से लगा है वो इमूवेबल है। ठीक है। जैसे उसे काटा या उखाड़ा जाता है वो मूवेबल बन जाता है और अब उसकी चोरी हो सकती है। समझ गया। एक और उदाहरण है, मान लीजिए कोई चोर आपके कुत्ते के गले में सोने की चेन चुराना चाहता है। वो बिस्किट दिखाकर आपके कुत्ते को अपनी तरफ बुलाता है। तो जैसे ही कुत्ता उसकी तरफ मूव करता है, कानून ये मानेगा कि चेन को भी मूव किया गया है और चोरी का अपराध पूरा हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। तो नियत और हरकत, बस यही काफी है? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण केस है KN मेहरा बनाम राजस्थान राज्य का। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात साफ की थी। कोर्ट ने कहा कि चोरी के लिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी को उसकी संपत्ति से हमेशा के लिए परमानेंटली वंचित कर दे। अगर आपका इरादा उसे अस्थायी रूप से टेम्परेरीली भी बेईमानी से ले जाने का है तो वो भी चोरी है। तो इस केस में हुआ क्या था? इस केस में एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए बिना इजाजत के उड़ाकर ले जाया गया था। इरादा उसे हमेशा के लिए रखने का नहीं था, फिर भी कोर्ट ने इसे चोरी माना। कमाल है। अच्छा, तो चोरी के अलग अलग प्रकार और उनकी सजा के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, देखिए, साधारण चोरी जो सेक्शन 331 में है, उसके लिए 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 3 साल? लेकिन अगर यही चोरी किसी के घर में होती है, ड्वेलिंग हाउस में, तो सेक्शन 305 के तहत ये गंभीर हो जाता है। सजा 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। और अगर कोई क्लर्क या नौकर अपने मालिक के यहाँ चोरी करे तो? वो सेक्शन 306 में आता है। वहां भरोसे को तोड़ा गया है, इसलिए सजा फिर से 7 साल तक की हो सकती है। और एक और प्रकार है जहाँ चोर तैयारी के साथ आता है, हथियार वगैरह लेकर। हाँ,
वो सबसे गंभीर है, सेक्शन 307। अगर चोर मौत, चोट पहुंचाने या किसी को रोकने की तैयारी के साथ आता है, जैसे चाकू या रस्सी लेकर, तो ये उसकी खतरनाक मानसिकता को दिखाता है। तो सजा भी ज्यादा होगी? हाँ। तब 10 साल तक की कठोर सजा हो सकती है। ठीक है। चोरी तो अक्सर छुपके से होती है, पर आजकल सड़कों पर जो खुलेआम पर्स या चेन खींच लेते हैं, उसके बारे में बीएनएस में कुछ नया है? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी और स्वागत करने वाला बदलाव है। बीएनएस ने एक नया अपराध जोड़ा है, स्नैचिंग यानी झपटमारी, सेक्शन 304 में। स्नैचिंग? हाँ। ये चोरी से अलग कैसे है? ये चोरी का ही एक रूप है, लेकिन इसमें बल, फोर्स का प्रयोग होता है। जब चोर अचानक, तेजी से या जबरदस्ती कोई चीज छीनता है, झपटता है या खींचकर ले जाता है, तो उसे स्नैचिंग कहते हैं। अच्छा। इसमें पीड़ित को बल का एहसास होता है, एक झटका लगता है। बाइक पर आकर चेन खींचना इसका क्लासिक उदाहरण है। इसकी सजा 3 साल और जुर्माना है। समझ गया। तो चोरी चुपके से, स्नैचिंग झपट कर। हाँ। अब उस अपराध पर आते हैं जहां अपराधी सामने आकर डराता धमकाता है। जी, मतलब एक्सटॉर्शन। बिल्कुल। अब हम अगले लेवल पर आ गए हैं, एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन, सेक्शन 308। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? एक्सटॉर्शन में किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का डर दिखाया जाता है, चाहे उसे या उसके किसी करीबी को। ये डर, ये भविष्य का डर होता है। मतलब ये अक्सर दूर से होता है, जैसे फोन कॉल पर धमकी देना। हाँ, बिल्कुल। फोन कॉल पर धमकी देना कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे, ये एक्सटॉर्शन है। तो इसमें सहमति का क्या रोल है? चोरी में तो कोई सहमति नहीं होती। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक्सटॉर्शन में पीड़ित अपनी संपत्ति खुद डिलीवर करता है। खुद? हाँ, तो एक तरह से उसकी सहमति होती है, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं होती। वो डर के दबाव में दी गई सहमति होती है, जबकि चोरी में तो सहमति का सवाल ही नहीं उठता। मतलब पीड़ित को प्रॉपर्टी, कोई कीमती दस्तावेज या साइन किया हुआ चेक देने के लिए मजबूर किया जाता है, डर दिखाकर। बिल्कुल। तो अब हमारे पास चोरी है, स्नैचिंग है और एक्सटॉर्शन है। तो फिर रॉबरी क्या है? लूट। ये इन सब से कैसे अलग हुई? रॉबरी कोई नया अपराध नहीं है। ये थेफ्ट या एक्सटॉर्शन का ही एक गंभीर एग्रीवेटेड रूप है। एग्रीवेटेड रूप मतलब उसका लेवल अप। हाँ, आप कह सकते हैं लेवल अप। देखिए, 2 सूरतों में रॉबरी होती है। पहली, जब चोरी रॉबरी बन जाती है। वो कैसे? अगर चोरी करते समय या चोरी का सामान ले जाते समय अपराधी मौत, चोट या गलत तरीके से रोकने की कोशिश करता है, या फिर तत्काल मतलब इंस्टेंट मौत या चोट का डर दिखाता है, तो वो चोरी नहीं रहती, रॉबरी बन जाती है। तत्काल, इंस्टेंट, ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। ये गेम चेंजर है। एक्सटॉर्शन में डर भविष्य का था, रॉबरी में डर उसी पल उसी जगह का है। अच्छा, और दूसरी सूरत? जब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाता है, वो तब होता है जब एक्सटॉर्शन करते समय अपराधी पीड़ित के सामने मौजूद हो और उसे तत्काल मौत या चोट का डर दिखाकर वहीं पर देन एंड देयर संपत्ति डिलीवर करने को कहें। मतलब हाईवे पर बंदूक की नोक पर गाड़ी रुकवा कर लूटना। बिल्कुल सही। वो एक्सटॉर्शन रॉबरी है, अपराधी सामने है, डर तत्काल है और डिलीवरी भी तत्काल हो रही है। समझ गया। तो फर्क है इमरजेंसी का, डर अभी है या बाद में, अपराधी सामने है या दूर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और डकैती, वो तो हम फिल्मों में बहुत सुनते हैं। डकैती और भी सरल है। जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर रॉबरी करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो उसे डकैती कहते हैं। सिर्फ 5 लोग होने से? हाँ, संख्या का खेल है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर लूट नहीं कर रहे, लेकिन मौके पर मौजूद हैं और मदद कर रहे हैं, जैसे कोई बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हो। और डकैती को इतना गंभीर माना जाता है भी, शायद इसकी तैयारी करना भी अपराध है। बिल्कुल, डकैती समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, इसलिए सिर्फ उसकी तैयारी करना, मतलब इकट्ठा होना और प्लान बनाना, भी एक दंडनीय अपराध है। चलिए, ये तो काफी साफ हो गया। अब उन 2 अपराधों पर आते हैं जो लॉ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हाँ, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? फर्क समझने के लिए बस एक सवाल पूछना है, संपत्ति आपके पास आई कैसे? आई कैसे? अच्छा। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सेक्शन 314 में संपत्ति आपके पास संयोग से, बाय चांस आती है। अच्छा। आपको सड़क पर किसी का बटुआ मिला,
ठीक है। जब आपने उसे उठाया तब आपकी कोई गलत नीयत नहीं थी। अपराध तब होता है जब आप बेईमानी से उसे अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं और उसके असली मालिक को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। मतलब यहाँ बेईमानी की नीयत बाद में आती है। तो शुरुआत में कोई अपराध नहीं था, बाद में हुआ। हाँ, और ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 316 की शुरुआती भरोसे से होती है। एंट्रस्टमेंट, आपको कोई संपत्ति किसी खास काम के लिए सौंपी जाती है और आप उस भरोसे को तोड़ते हैं। कोई उदाहरण? जैसे एक एजेंट को सामान बेचने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो पैसे खुद रख लेता है। आपको एक पार्सल डिलीवर करने के लिए दिया गया और आपने उसे खोलकर इस्तेमाल कर लिया। यहाँ आपको प्रॉपर्टी सौंपी गई थी। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी शुरू से ही भरोसे पर आपके पास थे, जबकि मिसअप्रोप्रिएशन में वो आपको संयोग से मिली। बिल्कुल सही। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की संपत्ति पर लागू हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का भी है ना? हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई मालिक अपने कर्मचारी की सैलरी से पीएफ का पैसा काटता है तो कानून ये मानता है कि कर्मचारी ने वो पैसा मालिक को एंट्रस्ट किया है, सौंपा है। किस लिए सौंपा है? ताकि मालिक उसे पीएफ अकाउंट में जमा करा दे। ये एक भरोसा है, एक जिम्मेदारी है। अगर मालिक वो पैसा काटकर अपने पास रख लेता है और जमा नहीं कराता तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर अपराध है। चलिए अब कुछ और अपराधों पर भी एक संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। जरूर। चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी का क्या? सेक्शन 317 कहता है कि जो भी संपत्ति चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, मिसअप्रोप्रिएशन या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हासिल की गई हो, वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ चोर अपराधी नहीं है? नहीं, जानते हुए ऐसी संपत्ति खरीदना या अपने पास रखना भी एक गंभीर अपराध है, जिसे आम भाषा में चोरी का माल खरीदना कहते हैं। ठीक है। और एक शब्द है मिसचीफ, रिश्ती। इसका क्या मतलब है? मिसचीफ का मतलब है जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या उसकी कीमत कम करना। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अपराधी को कोई फायदा हो ये जरूरी नहीं। मतलब इरादा सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। जैसे किसी की नई कार पर स्क्रैच मार देना, इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ पर सामने वाले का नुकसान हो गया। ये तो जलन या दुश्मनी निकालने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी है क्रिमिनल ट्रेसपास यानी आपराधिक अतिचार। किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत घुसना। तक घुसना नहीं, किसी की प्रॉपर्टी में कोई अपराध करने या उसे डराने, धमकाने या परेशान करने के इरादे से घुसना। यहाँ भी नियत, इंटेंशन बहुत जरूरी है। और अगर ये किसी के घर में हो तो ये हाउस ट्रेसपास बन जाता है, जो कि एक और भी गंभीर अपराध है। तो कुल मिलाकर अगर हम सब कुछ को एक साथ देखें तो ये कह सकते हैं कि संपत्ति के खिलाफ ये सभी अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक धागे से बंधे हैं। और वो धागा है बेईमानी का इरादा। एक साधारण सी बेईमानी की सोच जब उसमें बल, डर और लोगों की संख्या जुड़ती जाती है तो वो एक साधारण चोरी से गंभीर होकर रॉबरी और फिर डकैती बन सकती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। कानून हर कदम पर एक बारीक लकीर खींचता है और उसे पार करने की सजा भी तय करता है। ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं या आपके कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट करें और नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।